तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए थे, मुझे हमारा टॉपिक था। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है, एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने वाला होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है जनरली वो बड़ा बड़ा जो गवर्नमेंट ऑफिस रहता है, वो जैसे कि पब्लिक वर्क्स पीडब्ल्यूडी होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, रेलवे होता है या इरिगेशन डिपार्टमेंट का, इस तरह बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्ट किस किस चीज के लिए हो सकता है? या तो मटेरियल सप्लाई के लिए हो सकता है, या तो सर्विस प्रोवाइड के लिए हो सकता है, या तो वर्कमैनशिप के लिए हो सकता है। ये अलग अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। या तो मटेरियल सप्लाई के लिए होगा, बिजली फिटिंग के लिए होगा, या कोई तरह का मटेरियल सप्लाई करने के लिए होगा, या तो लेबर को प्रोवाइड करने के लिए होगा, या तो एनुअल मेंटेनेंस के लिए, अलग अलग तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर का क्वालिफिकेशन क्या होता है? अलग अलग जैसे कि डेफिनेशन होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन हो सकता है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में चार तरह के अलग कैटेगरी होता है कॉन्ट्रैक्टर का। पीडब्ल्यूडी में चार तरह का कॉन्ट्रैक्टर होता है। पहला होता है बिल्डिंग और रोड के लिए, दूसरा होता है सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए। सैनिटरी इंस्टॉलेशन और वाटर सप्लाई मतलब कि जो भी आपका बाथरूम का फिटिंग होगा या वाटर सप्लाई का फिटिंग होगा, वो सबका फिटिंग वगैरह करने के लिए जो आपको काम होता है उसको कहते हैं सैनिटरी इंस्टॉलेशन या वाटर सप्लाई काम करने के लिए। फिर पब्लिक वर्क्स में क्या होता है? फिर पब्लिक वर्क में इलेक्ट्रिकल, फिर पब्लिक वर्क्स में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग के लिए, यानी कि आपको कोई भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है सरकारी भवन, उसमें क्या बोलते हैं एयर कंडीशनिंग के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत जगह सेंट्रलाइज एसी होता है, बहुत जगह क्या बोलते हैं अलग अलग तरह का एसी लगा तो उसके लिए होता है। फिर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर आता है। फिर फर्नीचर सप्लाई के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो चार तरह का कैटेगरी पब्लिक वर्क में होता है। उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, खास करके सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए और इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग के लिए, इन दोनों को जो भी अगर आदमी चाहेगा कि हाँ हम सैनिटरी का काम लें या इलेक्ट्रिकल का काम लें, तो पहले उसको डिपार्टमेंट को एक तरह का अपना लाइसेंस दिखाना पड़ेगा और उसको अपना क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ उसके पास प्रॉपर लाइसेंस वगैरह है या नहीं है सैनिटरी का काम करने के लिए या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में काम करने के लिए या एयर, क्योंकि ये दोनों ही चीज क्या बोलते हैं सेफ्टी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग में अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होगा, प्रॉपर लाइसेंस नहीं होगा, तो कुछ अगर वो खराब कर देगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यही के लिए इन दोनों के लिए सैनिटरी इंस्टॉलेशन के लिए और इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग के लिए आपको पहले जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको अपना कुछ तरह का लाइसेंस वगैरह दिखाना पड़ेगा, अपना वो दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अब कौन कौन सा अथॉरिटी होता है कम्पीट करने की, कॉम्पिटेंट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है? तो भारत का जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके आर्टिकल 229(1) के अनुसार जो भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, यानी कि अगर स्टेट में अगर कोई काम हो रहा है या कोई सेंट्रल का काम होता है, तो सेंट्रल का काम है जैसे कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का काम है या रेलवे का काम है, तो वो जो काम है तो उस काम के पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन फ्लोट करेगा? या तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फ्लोट करेगा, या तो चीफ इंजीनियर निकालेगा, या तो असिस्टेंट इंजीनियर निकालेगा। तो भारत का संविधान जो है वो पावर देता है ये सबको, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को, असिस्टेंट इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, कि वो कॉन्ट्रैक्ट निकाले और कॉन्ट्रैक्ट का वो डॉक्यूमेंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो किसी भी हाथ पे कर रहा है। अगर सेंटर का प्रोजेक्ट है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और अगर स्टेट का प्रोजेक्ट है तो स्टेट का प्रोजेक्ट को वो गवर्नर ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के उसको दिखाते हैं कि उनके बिहाफ पे कोई भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या चीफ इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये सब क्या बोलते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट को फ्लोट कर सकता है। अब पावर क्या क्या है? अलग अलग जो आपको कैटेगरी ऑफ इंजीनियर है उसके बाद अलग अलग तरह का लिमिट है कि इतने लाख तक का या इतने करोड़ तक का वो प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर सकते हैं। जैसे कि जो चीफ इंजीनियर रहता है, एडिशनल चीफ इंजीनियर, जिसके बाद पूरा पावर रहता है, वो कितने अमाउंट का वो टेंडर को निकाल सकता है, ठीक है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 10 लाख तक का 10 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं निकाल सकता है या तो एक्सेप्ट कर सकता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 50,000 का, ठीक है। उसके बाद जो एडिशनल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है अपर डिवीजन में वो 1 लाख तक का, असिस्टेंट इंजीनियर 5,000 तक का, ठीक है। अलग अलग का है। एसेंशियल क्या क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंशियल होता है या मेन जो चीज होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, जो क्या बोलते हैं जो मेन क्रक्स होता है या उसका जो थीम होता है वो क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है तो उसमें जो भी एग्रीमेंट होता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या
कि जो भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या जो भी पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सब पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये नहीं कि क्या बोलते हैं एक पार्टी कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर से कोई कंपनी की या कोई डिपार्टमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसके लिए कंप्लीट करने के लायक ही नहीं है, उसके पास संसाधन ही नहीं है कि क्या वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फ्री कंसेंट होगा पार्टी, फ्री कंसेंट मतलब किसी भी तरह का ना ही डिपार्टमेंट के ऊपर कोई दबाव होना चाहिए कि हाँ क्या कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास के ऊपर किसी तरह का दबाव होना चाहिए, यानी दोनों ही क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो वो भी स्वतंत्र होना चाहिए, किसी को कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो वो भी स्वतंत्र होना चाहिए, किसी तरह का फोर्स नहीं लगना चाहिए, किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी अ डेफिनिट प्रपोजल एंड डेफिनिट प्रपोजल मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया उस कॉन्ट्रैक्ट का हर एक चीज को क्या बोलते हैं क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए, हर एक चीज का अपना एक मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चीज का बोगस मीनिंग हो जाए, बोगस मीनिंग किसी चीज का रहना चाहिए, हर एक चीज का क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए, इसका हर एक का मतलब निकलना चाहिए, अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट शेल बी मेड सो दैट द कंसीडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट आर लॉफुल। ठीक है ना, अब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह का होना चाहिए कि बाय द वे बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसका जो फाइन हो या पेनल्टी हो वो क्या बोलते हैं वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लॉ या क्लॉज डाल दिया जाए कि बाय द कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं किया या बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका क्या बोलते हैं संपत्ति आप हड़प लीजिएगा कॉन्ट्रैक्टर का, तो उस केस में क्या होगा जो राइट टू लाइफ से क्या बोलते हैं या राइट उसका जो अपना जो अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट का वो आप छीन रहे उससे या उसको क्या बोलते हैं अनलॉफुल कर रहे थे कि हाँ उसका संपत्ति हड़प लीजिएगा, उसको जेल दे दीजिएगा इतने साल का, तो उस तरह का प्रोविजन कम होना चाहिए कि उससे क्या है कि आप किसी का जो मौलिक अधिकार है या किसी का जो राइट्स है उसका हनन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी क्लॉज के थ्रू। ठीक है ना, या किसी तरह का एनवायरनमेंट का डैमेज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कहीं पर रेडियोएक्टिव पार्टिकल हो या कहीं कोई रेडियोएक्टिव प्लांट है, ठीक है, या किसी तरह का पॉइजनस गैस का प्लांट है, अब वैसा नहीं होना चाहिए क्या बोलते वहाँ का जो डिस्चार्ज उसका नदी में डाल दीजिए, तो नदी में डालने के लिए एनवायरनमेंट को डैमेज करने के लिए या क्या बोलते हैं एनिमल्स को नुकसान, इस तरह कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बच्चों का क्या बोलते हैं बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत सारे जगह साइंटिफिक दिखिएगा क्योंकि ये लेवल में बच्चा लोगों को काम करवाता है जिसका एज माइनस था, तो वो सब चीज भी देखना चाहिए कि हाँ वो सब चीज को होना चाहिए कि जो भी चीज है अगर क्या बोलते हैं बच्चे को काम करवा रहा है पकड़ा गया बच्चा या कोई जो आदमी उसको काम किया पकड़ा गया, तो ऐसा होना चाहिए बच्चे को क्या बोलते हैं उसको सही जगह पे भेजा जाए, उसका केयर किया जाए, ऐसा नहीं कि बच्चे को जेल भेज दिया जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। दैट द मीनिंग शैल बी सर्टेन, कॉन्ट्रैक्ट के जो डॉक्यूमेंट में जितना भी चीज लिखा हुआ हर एक चीज का हर एक वर्ड का अपना मीनिंग होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, एक वर्ड का दो मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। अगर एक वर्ड का दो मीनिंग निकलेगा तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर है वो आगे जाके वो फाउल प्ले कर सकता है, फाउल प्ले करना मतलब कि वो धोखाधड़ी कर सकता है, तो वो सब चीज नहीं होना चाहिए। अब ये अलग अलग चीज है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम इसमें ये सब चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टाइप ऑफ यूनियन कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मटेरियल सप्लाई पीस पर कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग और फ्लक्चुएटिंग फी स्केल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का होता है सबसे जो डिटेल्ड कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होगा तो सबसे डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का होता है कि जिस भी डिपार्टमेंट को काम करवाना है ना पहले उसका जो अपना इंजीनियर इंचार्ज रहेगा वो अपना इंजीनियर इंचार्ज पूरा अपना ड्राइंग बनाएगा, पूरा अपना ड्राइंग को एनालाइज करेगा, हर एक जगह पे कितना मटेरियल लगेगा सारा चीज का एनालिसिस करके एक टेबल बनाएगा जिसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी। शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी क्या दिखाता है जो भी मेरा काम करवाना है उस काम के अनुसार हमको कितना मटेरियल और कितना मैन पावर और कितना मशीनरी लगेगा वो सब चीज का क्या बोलते हैं वो एक शेड्यूल होता है। ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल आइटम शेड्यूल या शेड्यूल ऑफ आइटम्स कहते हैं। तो शेड्यूल ऑफ आइटम्स में क्या है कि यहाँ कितना मटेरियल लगना है, कितना लेबर लगना, सारा चीज का डिटेल लगा रहता है। ठीक है, सब चीज का डिटेल उसमें लिखा रहता है। तो इसके लिए क्या है जो भी इंजीनियर इंचार्ज को बढ़िया थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है ड्राइंग का, उसको अपना जजमेंट लगाना पड़ता है, सब चीज को देखना पड़ता है। तो ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट जनरली आपको रेलवे डिपार्टमेंट निकालता है। ठीक है,
जो भी रेलवे का काम होता है इनका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। आइटम रेट का एडवांटेज क्या है, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक होता है, ठीक है ना। इसका क्या बोलते हैं, इसमें डिटेल एनालिसिस लगता है, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का क्या बोलते हैं, अनबैलेंसिंग नहीं हो सकता, ठीक है ना। अनबैलेंसिंग है तो हिसाब किताब है वो कम होता है, अनबैलेंसिंग क्या हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। अब आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। इसमें कभी कभी क्या बोलते हैं, इसमें भी बहुत तरह का लूपहोल होता है। फिर उसके बाद आइटम रेट में क्या होता है कि हर एक जो आइटम है उसका आपको इंडिविजुअली रेट लिखना पड़ेगा, यानी कि हर एक जो आइटम है उसका रेट है ना कॉन्ट्रैक्टर को वर्ड्स में भी क्या बोलते हैं लिखना पड़ेगा, फिगर्स में लिखना पड़ेगा। तो अगर कहीं भी क्या बोलते हैं मिस्टेक हो गया कॉन्ट्रैक्टर से, ओवर राइटिंग कर दिया या गलती भर दिया, तो वहां से फिर क्या बोलते हैं उसका ट्रेडेड डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है कि हाँ कि हो सकता है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका रेट सही है, पर अगर वो गलती भर दे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो सकता है। तो ये इसमें दिक्कत होता है। फिर उसके परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सारा एनालिसिस वगैरह करके, जैसे कि शेड्यूल ऑफ आइटम वगैरह बना के उसके बाद उसमें क्या वो उसका टोटल कॉस्ट निकाल के डिपार्टमेंट की तरफ से, हाँ मेरा 1,50,000 का काम होगा या 1 करोड़ का काम होगा, ठीक 1 करोड़ का मेरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। इसमें सारा चीज ऐसे से लगना, ये सब काम कौन किया, डिपार्टमेंट किया। अब क्या किया, डिपार्टमेंट निकाल दिया नोटिस कि हाँ कि जिसको भरना है कॉन्ट्रैक्ट भर दीजिए, टेंडर भरना तो भर दीजिए। तो अब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा कि 1 लाख का काम है, 1 करोड़ का काम है, तो इसकी कितना परसेंटेज ऊपर में कितना परसेंटेज नीचे में काम करेगा वो, ठीक है। उसको इतना ही लिखना, उसको ज्यादा कुछ नहीं लिखना, उसको हर एक चीज का अलग अलग रेट नहीं लिखना, उसको सिर्फ नीचे में पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे एक जगह रहेगा, वहां पर लिखना है कि हाँ 1 करोड़ का काम है, इसके हम 5% ऊपर पे काम करेंगे, 5% नीचे पे काम करेंगे, और ऐसी अलग अलग सबको लिख के दे देता है। तो इसमें क्या फायदा होता है इस वाले में, इसमें जैसे ही टेंडर खोला जाता है एक बार जो भी क्या बोलते हैं टेंडर एक्सेप्ट करने वाला अथॉरिटी रहता है तो एक बार में देख पता कर लेता है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ता कि हाँ कि कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट सही नहीं, बस वो ऊपर से देखे हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्टर ए है, ये 5% नीचे पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर बी है 7% पे का नीचे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर सी है 10% पे का नीचे काम कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर डी है जो कि 2% ऊपर पे काम कर रहा है। तो वो अपने जजमेंट पे देख लेता है कि हाँ भाई इसमें से कौन सा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको काम देंगे तो वो काम कर देगा। अब 10% सबसे कम है, ठीक है ना, 10% जो नीचे काम कर रहा है देखा है सबसे सस्ता में काम नहीं करेगा, बट ये भी देखना पड़ता है जिसको 10% वाला को दे रहे हैं कहीं कल उसको काम देने के बाद वो काम बीच में काट नहीं ना देगा, तो उस समय क्या बोलते हैं जुडिशियस क्या बोलते हैं डिसीजन लेना पड़ता है। फिर लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक टोटल अमाउंट जोड़ के बता दिया जाता है कि हाँ इतने इतने काम होना है, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लेबर सप्लाई के लिए क्या बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको लेबर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, मटेरियल सप्लाई के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट उसको मटेरियल कहते हैं। फिर पीस वर्क एग्रीमेंट होता है कि हर एक चीज के लिए बहुत छोटा माइनर काम के लिए, जैसे बहुत छोटा काम है उस काम के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को हमको जरूरत नहीं है, यहाँ उसके लिए नोटिस निकालेंगे ये उतना समय नहीं है या बहुत अर्जेंट बेसिस पे हमको काम है, तो हमको क्या है एक शॉर्ट नोटिस निकालते हैं, उस शॉर्ट नोटिस पे हम लोग काम करवा देते हैं। ये नॉर्मल चीज है, बहुत माइनर वर्क के लिए होता है, टेम्पररी काम के लिए। जैसे क्या हुआ गड्ढा भरवाना हो गया, कोई क्या बोलते हैं ड्रेनेज का रिपेयरिंग करवाना हो गया, या कहीं कोई दीवार टूट गया उसको रिपेयरिंग करवाना हो गया, तो ये सब काम के लिए, ठीक है ना। कॉस्ट प्लस परसेंटेज क्या है, जितना भी आपका टोटल कॉस्ट आया है प्रोजेक्ट का उस पूरे कॉस्ट के ऊपर कुछ परसेंटेज रेट बढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि आपका डिपार्टमेंट देखा कि मेरा 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का है वो 1 करोड़ लगना है, टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट जो है वो 1 करोड़ लगना है। तो वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा कि तुम काम करो, अगर तुम्हारा काम तुम टाइम से पहले कंप्लीट कर दोगे, काम तुम बढ़िया कंप्लीट करो तो तुमको कितना है 1 करोड़ के ऊपर वो 5% एक्स्ट्रा बोनस देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ कि इसमें टोटल कॉस्ट निकाले थे पहले की तरह टोटल कॉस्ट निकाले थे, उसके ऊपर क्या है कि हम कुछ अमाउंट तय कर दिए, ठीक है ना। परसेंटेज में नहीं देखिए वो अमाउंट फिक्स है कि 2 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, 4 लाख देंगे, 5 लाख, जैसे भी होगा हम इतने एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। फिर कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग और फ्लक्चुएटिंग फी क्या है, ये क्या है जितना भी कॉस्ट आया है उसके संग क्या है एक फ्लक्चुएटिंग रेट रख दिया जाता है, हाँ 5 से लेकर 10% की इतना हम आपको देंगे, इस तरह से करके किया जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट। टारगेट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए क्या उसको मिला है या कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही काम करना इस चीज के संबंधित होता है, ठीक है। अब आता है आपको क्या, अब आपको आता है अब ये सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा से बात में डिस्कस कर चुके थे ओवरव्यू में, आप इसको देख लीजिएगा भाई, ठीक है। आप लोग उसका नोट्स बना लीजिएगा तो नोट्स आपको काम आएगा।
अब आते हैं हम लोग क्या चीज, ये एन चक्रवर्ती है हम उसे पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास बीएन रहता है तो वो भी बढ़िया होगा, अगर बुक है तो बीएन रहता है तो बढ़िया है, और नहीं है तो क्या बोलती ये है सब पीडीएफ को मेरा भेजा हुआ है, बीएन रहता है ना, तो बीएन रहता हम भेज चुके हैं ग्रुप में, वहां पे भेजे, क्लासरूम में भेजा हुआ है। देखो नंबर पर मैसेज कर, चैट पे नंबर भेज देते तुम लोग को, तो उनको मैसेज कर लेना, ठीक है। तो ये सब चीज पहले क्लास में सब चीज डिस्कस हो चुका है, इसी कारण सर बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। अब नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, नेगोशिएटेड का ये दो पार्टी के बीच में नेगोशिएशन होता है, ठीक है, कि आपको किस तरह से काम करना है, ठीक है ना, ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा होता है बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है ना। कुछ काम अगर बहुत जरूरी में आ गया तो उसके लिए, जैसे बहुत इमरजेंसी का काम तो उसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मेजर कॉन्ट्रैक्ट है, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट, लमसम कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बाकी सारा कॉन्ट्रैक्ट हम मेजर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि सबके सब में इन दिस केस द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क इज टू बी वर्कड आउट बाय द डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्क आफ्टर इट्स कंप्लीशन। अभी देन प्रिपेयर बाय मल्टीप्लाइंग द मेजर कॉन्ट्रैक्ट विद द रिस्पेक्टिव रेट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी सारा कॉन्ट्रैक्ट को मेजर कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में आपको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना, तो उसके लिए डिपार्टमेंट को मेहनत करना पड़ता है, पूरा डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद तो जितना भी प्रोजेक्ट है लमसम को छोड़ के बाकी सारा का सारा प्रोजेक्ट में आपको डिटेल एनालिसिस करना पड़ता है। कोई डीप होता है, कोई में लेस होता है, ठीक है ना, कोई में ऊपर ऊपर होता है, कोई का तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर करना पड़ता है, पर करना पड़ता है सब में रेट निकालना पड़ता है, सब में क्या बोलते हैं टोटल कॉस्ट निकालना पड़ता है। तो सारा कॉन्ट्रैक्ट को मेजर कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एक आता है आपको क्या बोलते हैं टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, इसमें शायद नहीं दिया हुआ है, बता देते टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट या कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसमें क्या है कि मटेरियल सप्लाई के लिए काम को क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, और क्या बोलते हैं उसका क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, और उसका क्या बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए, यानी कि काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, मटेरियल सप्लाई के लिए और मेंटेनेंस के लिए सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट एक ही आदमी को दिया जाता है या दो तीन आदमी को मिला के दिया जाता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइंड इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट आज के समय में दिया जाता है वो इसका कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है या आपको टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सारा का सारा काम एक ही आदमी करेगा, अलग अलग आदमी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं व्हाट इज टेंडर। टेंडर क्या है, एक रिटर्न ऑफ Tender is a written offer submitted by the contractor in pursuance of the notification given to execute certain work or supply of some specified article or transport of material at a certain rate with the terms and conditions laid down in the tender document। टेंडर क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट क्या है, ये रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि सबमिट किया जाता है। टेंडर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि सबमिट किया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किस चीज के लिए, एक कोई नोटिस निकाला गया है, कोई नोटिस निकाला गया किस चीज के लिए, वर्क कोई काम को कम करने के लिए, कोई मटेरियल को सप्लाई करने के लिए, कोई तरह का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसी पर्टिकुलर रेट पे, और कोई टर्म्स एंड कंडीशन के संग ये एक नोटिस निकलता है। तो इस नोटिस को क्या बोलते हैं, इस नोटिस के रिस्पांस में जो एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है उसको टेंडर डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो टेंडर इज अ रिटन ऑफर सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। किसके द्वारा सबमिट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा सबमिट किया जाएगा। किस चीज के लिए, एक कोई नोटिफाई किया, कोई नोटिस आया उसके परसुएंस में किस चीज के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ काम, या कोई सप्लाई मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, या ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल को, ठीक है। तो ये होगा आपको टेंडर डॉक्यूमेंट। हाँ बोलो। हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट उनको निकाला जाता है तो दोनों ही अलग अलग है। कुछ पर्सपेक्टिव पर देखा है तो दोनों सिनोनिमस है, ठीक है। टेंडर क्या है, रिटन ऑफर है, ठीक है, निकाला सब जमा किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, पर टेंडर सबमिट किया जाता है किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। डॉक्यूमेंट वही रहेगा। जैसे कि अब मान लेते हैं कि कोई डिपार्टमेंट है, रेलवे मान लेते हैं रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट को अपने यहाँ कुछ काम करवाना है, ठीक है।
पीवे में कुछ काम करवाना, तो रेलवे डिपार्टमेंट क्या करेगा, रेलवे डिपार्टमेंट एक नोटिस निकालेगा कि हाँ ये नोटिस है, मेरे ये काम करवाना है, इस काम के लिए जो जो कॉन्ट्रैक्टर है कृपया कर डॉक्यूमेंट भर लीजिए। तो जो डॉक्यूमेंट निकलेगा, यानी पूरा जो डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट देगा किसी कॉन्ट्रैक्टर, वो क्या होगा, वो देगा टेंडर डॉक्यूमेंट देगा, डॉक्यूमेंट देगा टेंडर, और जब वो साइन करके जब वो हो जाएगा तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है उसको टेंडर का ही है, ठीक है ना, लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट जो कागज में लिखा हुआ है, पूरा एक मोटा फाइल रहेगा, इसमें ड्राइंग वगैरह रहेगा, उसमें क्या बोलते हैं कंडीशन वगैरह रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन रहेगा वो रहेगा, कितने का प्रोजेक्ट होगा, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जो सारा का सारा जो पूरा जो रहेगा ना, सब चीज एक जगह जो फाइल रहेगा, उस पूरे फाइल को एक पन्ना को सबको कहेंगे टेंडर, ठीक है ना। पर जब ये टेंडर पे साइन हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। हाँ, टेंडर पास हो गया है कि मतलब कि जो अब देखो डिपार्टमेंट तो तुमको निकाला था, क्या बोलते हैं टेंडर, ठीक है ना। अब डिपार्टमेंट क्या है कि टेंडर निकाला, ठीक है, उस टेंडर को क्या बोलते हैं, जब साइन करके किसी भी टेंडर में दो चीज होता है, एक काम करने वाला, एक काम देने वाला। तो काम करने वालों को कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, काम देने वालों को टेंडर कहते हैं। तो अब मान लो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट कह सकते हैं उसको, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्टर भी साइन करता है, और साथ साथ में चीफ इंजीनियर या कोई और जो जिसके हाथ में पावर रहता है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, तो वो आदमी साइन करता है। जब ये दोनों आदमी साइन कर देगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। जब साइन नहीं किया तब तक वो टेंडर है, समझे चीज। मान लेते हैं डिपार्टमेंट में, अब जैसे कोई भी डिपार्टमेंट में काम करना तो तुमको डॉक्यूमेंट हर कोई जाके हर किसी को नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट लेने के लिए, टेंडर डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको अपना क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ता है डिपार्टमेंट को कि हाँ इस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए क्वालिफाइड है, उसके लिए अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर ही है। डिपार्टमेंट हर किसी को टेंडर नहीं देता, उस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट रहता है उस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। फिर डॉक्यूमेंट का एंट्री भी होता है कि हाँ जितना, मान लो कि किसी डिपार्टमेंट को काम करवाना, उसके लिए वो नोटिस निकाला, तो उसका जो डॉक्यूमेंट होगा टेंडर डॉक्यूमेंट, और टेंडर डॉक्यूमेंट्स का भी कॉपी होता है, 20 कॉपी 30 कॉपी 50 कॉपी, अपने हिसाब से जितना लगता है डिपार्टमेंट को जरूरत उतना निकाल के प्रिंट करके वो रखता है। उस पूरा का फाइल का रिकॉर्ड रखता है, किसको बेचा, कब बेचा, कौन कॉन्ट्रैक्टर, सब चीज का रिकॉर्ड होता है, उसको बुक मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो टेंडर डॉक्यूमेंट जब मिलता है डिपार्टमेंट में तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है। पर जब कॉन्ट्रैक्टर उसमें रेट फिल कर देता है, कॉन्ट्रैक्टर रेट फिल करने के बाद उसको जमा करता है, जमा करने के बाद जब डिपार्टमेंट किसी एक को सिलेक्ट कर लेता है, और सिलेक्ट करने के बाद जब साइन हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। ठीक, अब टेंडर फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो टेंडर फॉर्म में कुछ एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, तुमको बता चुके टेंडर फॉर्म में प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें अब तुमको कल की क्लास में तुमको पूरा टेंडर दिखा देंगे। तो होता है टेंडर, नॉर्मल टेंडर होता है, वो नॉर्मल टेंडर दिखा दे तुमको सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टेंडर फॉर्म क्या होता है, टेंडर फॉर्म एक प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का कि क्या क्या कंडीशन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशन होगा, क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है, सारा का सारा, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को काम आने वाली जितनी चीज है, कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या काम आने वाली चीज, कॉन्ट्रैक्टर को काम आने वाली कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का रूल क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्शन क्या क्या है, किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया, तो ये सब चीज कॉन्ट्रैक्टर को काम आती है, जिसको गाइड करता है। तो ये सारा का सारा चीज प्रिंटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मेमोरेंडम होता है गिविंग का, मेमोरेंडम ऑफ गिविंग मतलब कि एक एग्रीमेंट होता है या एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि किसी का क्या काम करना, इसमें क्या लिखा था, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, काम का एक जनरल डिस्क्रिप्शन या संक्षिप्त विवरण, ठीक है ना, कि हाँ काम, जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड टैंक 5 mld, ठीक है ना, लिखा रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आरसीसी ओवरहेड टैंक, ठीक है, इतना लीटर कैपेसिटी का, या क्या होता सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्किंग लॉट शेड मेड अप ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखा रहेगा। उसके बाद उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट, मान लो कि क्या बोलते हैं कि डिपार्टमेंट उसका कॉस्ट एस्टिमेट किया है 10 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखा रहेगा। उसके बाद अर्नेस्ट मनी कि हाँ कि पहले जो आपको जो टेंडर डॉक्यूमेंट जमा करते थे, टेंडर डॉक्यूमेंट जमा करते समय आदमी को कुछ, जितना भी कॉन्ट्रैक्टर था उसको कुछ पैसा एज एन अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ता है। ये अर्नेस्ट मनी क्या है, अब देखो
जैसे कि कंपटीशन कम करने के लिए और फालतू लोगों का एंट्री को रोकने के लिए एंट्री बैरियर की तरह क्या करता है कि हर एक डिपार्टमेंट कुछ अर्नेस्ट मनी लेता है। अब अगर बाकी तुम्हें डिपार्टमेंट अगर क्या बोलते हैं, अगर खुला छोड़ दे अर्नेस्ट मनी ले ले तो जो आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है ना, झूठ मूठ का डिपार्टमेंट का टाइम बर्बाद होगा। तो जो सीरियस कैंडिडेट है डिपार्टमेंट को ध्यान दे नहीं पाएगा, या कब क्या है बहुत सारा फॉल्स आदमी या जो क्या बोलते हैं जो गलत आदमी है वो भी डॉक्यूमेंट भर देगा टेंडर का और डिपार्टमेंट को कम रेट में काम करने के लिए काम ले लेगा, फिर काम करेगा निकल जाएगा। तो डिपार्टमेंट चाहता है कि सीरियस आदमी ही काम करे, जो सही में सीरियस है उसको। जैसे कि अब क्या है आईआईटी का एग्जाम का फीस इतना है कि जो सीरियस कैंडिडेट है वही भरता है, कुछ कुछ क्या बोलते हैं बेमतलब का भर देता है, और जिस एग्जाम का फीस जितना ज्यादा होता है उसमें कैंडिडेट भी क्या बोलते हैं उतना ही ज्यादा क्या बोलते सीरियस आता है। अब एसएससी का एग्जाम देख लो, एसएससी का एग्जाम का फीस इतना कम है कि जो मन आता है तो भरता है, इतना झूठ का भीड़ कर देता है। अगर उसका फीस अगर हम फीस बढ़ाने के प्रयास में नहीं है, उसके पक्ष में नहीं, पर एक कहते हैं कि कभी कभी क्या है कि अमाउंट हो जाए पैसा भी एक तरह से बैरियर का काम करता है सही आदमी को लाने के लिए। तो यहाँ पे अर्नेस्ट मनी क्या है यहाँ पे फिल्टर की तरह काम करता है कि जो कैंडिडेट सही है वही आके फॉर्म भरेगा, ठीक है ना, वही। क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट भर दिया है तो वहाँ पर कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाता है या टेंडर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो टेंडर एक्सेप्ट होने पे क्या बोलते हो आपका कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तब आपका अर्नेस्ट मनी जमा कर लिया जाएगा। अर्नेस्ट मनी के साथ आपको फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। पर अगर आपका टेंडर सिलेक्ट नहीं हुआ तो आपको 15 दिन के अंदर में आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लो कि 10 कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट जमा किया है टेंडर डॉक्यूमेंट, तो 10 में से कोई एक या कोई दो को काम मिलेगा, जनरली एक को मिलता है, कभी कभी दो को मिल जाता है। तो अगर क्या बोलते हैं दो कॉन्ट्रैक्टर को मिला है काम तो दो कॉन्ट्रैक्टर का अर्नेस्ट मनी जमा हो जाएगा और फिर उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो अर्नेस्ट मनी घटाएगा, मान लो टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट का कुछ एक्स अमाउंट, तो अर्नेस्ट मनी तो कुछ जमा कर दिया तो वो अर्नेस्ट मनी काट लिया जाएगा और उसके अलावा उसको बोला कि इतना पैसा आप और जमा कर दीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए। और जिसका सिलेक्ट नहीं हुआ है जो कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर सिलेक्ट नहीं हुआ उन लोगों का पैसा 15 दिन में वापस कर दिया जाएगा। फिर क्या है टाइम अलाउड फॉर द वर्क। अब जब से काम का ऑर्डर दिया गया है एक रिटर्न ऑर्डर होता है जिसको वर्क ऑर्डर कहते हैं, तो वर्क ऑर्डर इशू होने के बाद कितना दिनों के अंदर में आपको काम खत्म करना है या अप्रोक्सीमेटली वो भी लिखा रहता है। तो फिर उसके बाद उसमें क्या होता है टेंडर डॉक्यूमेंट में दो कॉलम होता है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर साइन करता है बिफोर द सबमिशन ऑफ द टेंडर और फिर एक और क्या होता है एक गवाह होता है जो कि देखता है कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए गवाह होता है। फिर क्या है एक ऑफिसर होता है जो टेंडर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। ये होता है टेंडर डॉक्यूमेंट का पार्ट। पूछ देगा कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ टेंडर डॉक्यूमेंट, तो पार्ट्स ऑफ अ टेंडर डॉक्यूमेंट में ये 6 चीज लिख देना, ठीक है ना। The price of the tender form is given on the form। जो भी फॉर्म होता है उसका कितना टेंडर का जो फॉर्म होता है उसका कितना प्राइस होगा वो टेंडर के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है ना। तो उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट में होता है कि ये जो टेंडर फॉर्म है, ठीक है ना। अब टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट में होता है कि उसमें लिखा रहता है कि नोटिस उसमें रहेगा पहला तुम्हारा डॉक्यूमेंट रहेगा वो होगा तुम्हारा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर को तुमको देखना है, तुम्हारे अगल बगल जो भी अखबार आता है ना कोई भी अखबार उठा लो और अखबार का एक सेक्शन रहेगा जिसमें सरकारी जो भी काम है उसका सबका नोटिस आता है, ठीक है ना। बहुत छोटा सा रहता है क्या बोलते हैं फॉर्म, तो पर्टिकुलर लिखा था हाँ ये डिपार्टमेंट जिसको ये काम करवाना है, ये डिपार्टमेंट जिसको ये काम करवाना है लिखा था, तो उसको कहते हैं नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, बहुत संक्षिप्त रहता है ये। उसके बाद क्या है टेंडर फॉर्म, यही ऊपर वाला फॉर्म ये वाला फॉर्म रहेगा। फिर शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी ऑफ द वर्क टू बी डन एंड मटेरियल टूल्स एंड प्लान टू बी सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट। किसने क्या क्या शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज है, ठीक है ना, कितना क्या क्या सामान लगेगा, ठीक है ना, क्या क्या काम होगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा, क्या क्या टूल्स लगेगा, क्या क्या प्लांट्स लगेगा, सब चीज जो डिपार्टमेंट सप्लाई करेगा वो चीज आपको लिखा रहेगा, ठीक है ना। कोई अगर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है, मान लीजिए कहीं पे क्या बोलते हैं वो है आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एरिया है, ठीक है ना, या कहीं पे क्या बोलते हैं कि और तरह इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, तो वहाँ पर या क्या बोलते हैं आपको समुद्र वगैरह में काम करना, तो उसका जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है प्रिकॉशंस है वो भी लिखा रहेगा। अगर कुछ होगा तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क टू बी, जो भी काम करना है उसका पूरा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हाँ ये काम करना है, ठीक है ना। स्पेशल स्पेसिफिकेशन एंड एडिशनल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ अगर स्पेशल स्पेसिफिकेशन है या कुछ अगर एडिशनल कंडीशन है वो भी लिखा रहेगा। एक
होगा तो लिखा रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लिखा रहेगा, ठीक, कोई जरूरी नहीं कि वो नहीं। और एक सेट क्या रहेगा, एक सेट रहेगा ड्राइंग का जो कि अप्रूव किया जाता है। ड्राइंग का अप्रूव कौन करता है, पता होगा कि या तो आपको कुछ कुछ संस्थान होते हैं जैसे एनआईटी, आईआईटी, ये सबको दिया जाता है, या कुछ स्टेट कॉलेजेस रहते हैं जिनको क्या बोलते हैं कि पावर रहता है कि हाँ उनके पास जाके ड्राइंग आपको क्या बोलते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग है वहाँ पर आपसे अप्रूव करवाइए। या क्या है, डिपार्टमेंट्स बना रहता है, जैसे कि अर्बन, अब क्या बोलते हैं शहरों में क्या होता है, शहरों में अगर घर वगैरह बनाइएगा, बड़े बड़े हम स्टेट की बात करते हैं या कुछ स्पेशल स्टेट की, तो वहाँ पर क्या है कि घर या मकान बनाने के पहले आपको जो भी ड्राइंग रहता है उस ड्राइंग को आपको डिपार्टमेंट से पास करवाना पड़ता है। और डिपार्टमेंट देखता है कि हाँ ये जो बिल्डिंग बन रहा है ये बाईलॉज को फॉलो कर रहा है, बिल्डिंग बाईलॉज को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, नेशनल बिल्डिंग कोड को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सब देख। अब जैसे कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग, बहुत सारे जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग हॉस्टल वगैरह बनता है वो बिल्डिंग बाय लॉ से बनता है, उसका क्या बोलते हैं ड्राइंग पहले पास करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ देखा जाता है कि हाँ भाई जो सीढ़ी वगैरह बनाया गया, स्टेयरकेस बनाया गया है, जो लॉबी बनाया गया है, जो वेंटिलेशन का किया गया है, जो सैनिटरी का किया गया है, वो सब चीज एज पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे यानी, तो ये एक सेट ऑफ अपनी ड्राइंग होता है। अब क्या है, टेंडर को बिफोर टेंडर्स for a work are invited a detailed estimate showing the quantity, date and amount of the various type of the work, also the specification to be adopted shall be prepared and sanctioned। हम बता चुके थे कि टेंडर को निकालने के पहले एक बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया जाता है जिसमें कितना काम होना है, कितना क्वांटिटी में मटेरियल लगना है, इस सब चीज़ का एनालिसिस करके उसको दिया जाता है। किसमें रहता है ये, टेंडर फ्लोट करने के पहले किया जाता है। ये कौन करता है, इंजीनियर इंचार्ज करता है, पूरा डिटेल एनालिसिस सारा तरह से करेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेम ऑफ द अथॉरिटी, कौन निकाल रहा है टेंडर को, अब नेम ऑफ द अथॉरिटी निकाल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट निकाल रहा है टेंडर, ठीक है ना। पार्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एलिजिबल टू सबमिट टेंडर, अब किस तरह का कॉन्ट्रैक्टर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है, जैसे हर एक के लिए क्या बोलते हैं, अब हर एक आदमी को क्या बोलते हैं, सप्लाई के क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भर सकता है, तो कॉन्ट्रैक्टर का क्या एलिजिबिलिटी होगा कि वो क्या बोलते हैं टेंडर भर सके, तो वो भी लिखा रहता है, ठीक है। नेम ऑफ द वर्क, क्या काम है क्या नहीं है, उसका कहाँ लोकेशन है, उसका कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है, प्राइस ऑफ द टेंडर फॉर्म एंड अदर टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर का डॉक्यूमेंट का और उसका अलग अलग का प्राइस क्या है, ये सब लिखा रहता है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद कितना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होगा, कि क्या टाइम ऑफ कंप्लीशन है, लास्ट डेट ऑफ द सेल ऑफ द टेंडर पेपर, ये सब लिखा रहता है, ठीक है ना, कि कितना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना है, टाइम कब तक में काम खत्म हो जाती है, टेंडर डॉक्यूमेंट कब तक मिलेगा, टेंडर पेपर कब तक मिलेगा, ठीक है ना, लास्ट डेट क्या है टेंडर डॉक्यूमेंट को जमा करने का, ठीक है, कब टेंडर खुलेगा, कौन क्या बोलते हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ये सब लिखा रहता है। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर क्या होता है, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, टेंडर का नंबर लिखा रहेगा कि हाँ कौन सा टेंडर नंबर, क्योंकि एक डिपार्टमेंट एक साल में बहुत सारा टेंडर निकालता है, ठीक है ना। मान लेते सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी है, सीपीडब्ल्यूडी हजारों के आपको टेंडर निकालता है साल भर में, तो हजार को टेंडर निकाल रहा फिर याद थोड़ी लगे हम कौन सा टेंडर कहाँ निकाले, तो हर एक टेंडर का नंबर लिखा था कि वो जैसे कि एक तरह से कोड होता है, वो कोड क्या है आपको आइडेंटिफाई करने के, जैसे आपका रोल नंबर है, आपका रोल नंबर क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए आपको काम आता है, जस्ट उसके लिए आइडेंटिफाई से काम करता है टेंडर नंबर, कि हाँ कि ये टेंडर नंबर है, इसके अंदर भी ये काम होना है। सील टेंडर आर इनवाइटेड, ये लिखा रहेगा नोटिस इनवाइटेड टेंडर में, सील टेंडर आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग वर्क फॉर द एक्सपीरियंस बोनाफाइड एंड रिसोर्सफुल आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर फॉर द अंडर मेंशन वर्क बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये पूरा इस तरह से वो फॉर्म रहता है, ये आप देख सकते हैं कि आपके जो भी लोकल न्यूज़पेपर रहेगा उसकी इस तरह से आपको क्या बोलते हैं कॉलम बन के आता है, जैसे क्या बोलते दिखा देंगे आपको कल क्लास में आए, कल की क्लास में आपको पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट और ये सब एग्जांपल्स दिखा देंगे। अब अर्नेस्ट मनी क्या है, अर्नेस्ट मनी नोटेड अबव शुड बी डिपॉजिट। अब एक ग्लोबल टेंडर भी होता है, ठीक है ना, अभी कोई आता है एक ग्लोबल टेंडर होता है, जैसे बहुत सारा काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं का ड्राइंग, जैसे कि हम कहते हैं कि आपको जो बना था ना ये जम्मू एंड कश्मीर में का जोजिला पास जो बना था, तो जोजिला पास के जो बना था उसमें एस्कॉन्स कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो बाहर से भी बहुत सारे लोगों को बुलाई थी, बाहर से बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को बुलाई थी, बाहर से बहुत सारे लोगों को, या जो टनल जो गोइंग का काम होता है, टनल जो बनाया जाता है पहाड़ों के बीच में, तो उसमें भी क्या है फॉरेन से बहुत सारे एक्सपर्टीज को बुलाया जाता है,
तो उसके लिए क्या होता है, अब बाहर से किसी आदमी को बुलाना है, बाहर से कोई फर्म को बुलाना है काम करने के लिए भारत में, तो उसके लिए क्या होता है कि एक नोटिस निकाला जाता है, टेंडर। ये भी जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है, जो कि आपको क्या बोलते हैं सरकारी पेपर में निकलता है या जो कि लोकल न्यूज़पेपर में डिपार्टमेंट ऑफ सेम ऐसा ही नोटिस आता है, बस उसके ऊपर नोटिस इनवाइटिंग, बस उसके ऊपर नोटिस इनवाइटिंग टेंडर क्या लिखा था, ग्लोबल इनवाइटिंग टेंडर, ग्लोबल नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है ना। सिर्फ ग्लोबल लिख देगा टर्म और वो हो जाता, और वो कहाँ पे उसको पब्लिश किया था, वो जो ग्लोबल नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है वो आपको भेजा जाता है पूरे की पूरी जितने जितने क्या बोलते हैं एम्बेसीज है भारत का अलग अलग देशों में, सारे एम्बेसीज में जाता है। उसके बाद कहा जाता है जो वहाँ की जो लीडिंग कुछ न्यूज़पेपर्स हैं या जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है उसमें भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी को काम करवाना है फॉरेन से जो स्क्रिप्ट मंगवाना, तो वहाँ को नोटिस निकालता है फॉरेन न्यूज़पेपर में, प्लस वहाँ की एम्बेसीज में सर्कुलेट करता है, तो वो होता है ग्लोबल टेंडर। अब आपको आता है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी क्या है? अर्नेस्ट मनी शुड money noted above should be deposited by a tenderer in any of the following form: check or tokens or any form of the earnest money other than those specified below will not be subjected and valid। earnest money क्या है? उसको डिपॉजिट किया जाता है किस तरह से, चेक के रूप में या टोकन के रूप में, और किसी तरह का क्या बोलते हैं जो नीचे लिखा हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। चेक या टोकन या और किसी फॉर्म में अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ेगा, और किसी जो नीचे जो लिखा हुआ तरीका है उस तरीके से आप अर्नेस्ट मनी जब जमा कीजिएगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कौन-कौन सा तरीका से, डिपॉजिट द अमाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ट्रेजरी इन द अकाउंट अंडर द हेड रेवेन्यू डिपॉजिट इन सच ए केस रिजर्व बैंक और ट्रेजरी चालान मस्ट बी अफिक्स टू द टेंडर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे जमा कीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या ट्रेजरी में जमा कीजिएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल डिपॉजिट सर्टिफिकेट या नेशनल प्लानिंग सर्टिफिकेट, इन तरह से क्या बोलते हैं अगर आप लीजिएगा तो आपको क्या बोलते हैं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्रॉस बैंक ड्राफ्ट या फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में आपको नहीं लिया जाएगा अर्नेस्ट मनी। तो अर्नेस्ट मनी किस तरह से चेक या टोकन की फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। टेंडर विदाउट अर्नेस्ट मनी, टेंडर अनअकम्पनीड बाय द फुल अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी होता क्या है? अब अर्नेस्ट मनी को पहले बता चुके, अर्नेस्ट मनी क्या होता है, जब टेंडर जमा किया जाता है, ठीक है ना, भर के कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को जमा करता है उसके साथ वो कुछ पैसा जमा करता है, ठीक है ना, तो उस पैसों को कहते हैं अर्नेस्ट मनी। तो अर्नेस्ट मनी टेंडर unaccompanied by the full earnest money in the requisite form will be under no circumstances be entertained and will summarily be rejected without further reference to the tender. No reference to the previous deposit of the earnest money and security for the adjustment against the present tender will be accepted, neither any request for recovery from any outstanding bill for the earnest money against the present tender will be entertained। यानी कि आपको कह रहा है कि टेंडर मनी जिसमें क्या ऐसा जो टेंडर जिसमें क्या बोलते हैं किसी तरह का पैसा जमा नहीं किया गया, अर्नेस्ट मनी जमा नहीं किया गया, उसको उस टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा बिना टेंडर वाले, बिना क्या बोलते हैं टेंडर भरने वाले को इन्फॉर्म किए, ठीक है। मान लीजिए अगर पांच कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरा है तो 5 में से अगर 2 अगर लोग क्या बोलते हैं अर्नेस्ट मनी जमा नहीं किया तो उनको बोलेगा नहीं आपके डिपार्टमेंट कि हाँ आपने अर्नेस्ट मनी जमा नहीं किया, जस्ट उसका टेंडर को कैंसिल कर देगा या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। अगर कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे भाई हम आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आप ये मेरा अर्नेस्ट मनी इसमें से काट लीजिएगा, तो डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। अगर आप नया फॉर्म भरे हैं, नया टेंडर भरे, आपको नया अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ेगा। पहले अगर आप उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे या आपको कुछ पैसा निकल गया तो अपना डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बोलेगा सर हम आपके यहाँ काम किए थे, पहला जो पिछला प्रोजेक्ट आपके यहाँ चल रहा है उसमें अर्नेस्ट मनी जमा किए थे तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया तो आप उसमें से पैसा काट लीजिए। डिपार्टमेंट बोलेगा अपना उठाओ टेंडर और यहाँ से लेके निकलो यहाँ से बाहर। सेम केस होगा क्या बोलते हैं अगर बाई द वे कॉन्ट्रैक्टर कहे कि सर मेरा तो बकाया निकल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर में कितना का, तो उसमें से काट दीजिएगा। डिपार्टमेंट बोले उठा के लेके जाओ अपना टेंडर, हमको नहीं एक्सेप्ट करना। अगर नया टेंडर भर रहे हो तो नया टेंडर तो नया अर्नेस्ट मनी जमा करोगे तभी तुम्हारा टेंडर एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। Deposit of the additional earnest money for successful tender. In respect of the successful tender who have deposited earnest money as noted para 1 above the earnest money, on acceptance of the tender will be converted as a part of the security money and additional amount of security shall be deducted from the progressive bill as the amount, ठीक है ना, as bill amount भी, ठीक है। अब क्या है कि जब मान लीजिए हम पहले बता चुके कि अगर किसी क्या बोलते कॉन्ट्रैक्टर का जो टेंडर था वो सिलेक्ट हो गया तो क्या होगा, जैसे ही वो टेंडर सिलेक्ट होगा तो उसका वो जो अर्नेस्ट मनी है, अर्नेस्ट मनी उसका
काट लिया जाएगा सिक्योरिटी मनी से। सिक्योरिटी मनी हमेशा ज्यादा होता है अर्नेस्ट मनी से, अर्नेस्ट मनी कम होता है, सिक्योरिटी मनी ज्यादा होता है। तो सिक्योरिटी मनी में से अर्नेस्ट मनी, जो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना है कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए, तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से आपको अर्नेस्ट मनी काट लिया जाएगा। और फिर जो बाकी जो पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट का, बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा आपको धीरे धीरे करके, यानी कि हर एक जैसे बिल बनेगा उसमें से कटेगा। मान लीजिए कि 10 बिल बनना है, आगे जाके जैसे पूरा प्रोजेक्ट के दौरान 10 बिल बनना है, तो उस 10 बिल में से क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिवली हर एक बिल में से काट लिया जाएगा पैसा आपको, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लिया जाता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है कि मान लो कि किसी तरह का क्या बोलते हैं फॉल्ट हो जाए, किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए, या कुछ क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब में काम नहीं किया, तो ये फाइन करने के रूप में काम किया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये फाइन के रूप में काम करता है। इन केस अब क्या बोलते हैं अर्नेस्ट मनी किस तरह लिया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ द वर्क कॉस्टिंग अप टू 1 लाख रुपया, ठीक है ना। 1 लाख में कितना है, 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट को क्या बोलते हैं टेंडर में पुट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्क अगर कॉस्ट करेगा 1 लाख से ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख से 2 लाख की, अगर 1 लाख तक का प्रोजेक्ट है, 1 लाख में से 10% हम लोग लेंगे, क्या बोलते हैं आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में हम लोग क्या करेंगे कि जो 1 लाख है, पहला 1 लाख पे 10% लेंगे, बाकी का जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में जो भी अमाउंट आएगा उस पर क्या करेंगे 7.5% ले लेंगे। सेम केस होगा 2 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट पे, तो 2 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट होगा तो पहला 1 लाख पे लगेगा 10% पे, दूसरे पे लगेगा, दूसरा 1 लाख से 2 लाख के बीच में लगेगा 7.5%, और 2 लाख से ऊपर अमाउंट हो उस पे लगेगा 5%। तो इस तरह से लगता है। रिफंड ऑफ द अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी कब रिफंड होता है, तो जो भी अर्नेस्ट मनी होगा, जो भी जिसका टेंडर को क्या बोलते हैं एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको जल्द से जल्द क्या बोलते हैं पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि हाँ हम उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं बाकी को पैसा लौटा दिया जाता है 5-10 दिन में, ठीक है। नोटिस इन द न्यूज़पेपर, द नोटिस इन द न्यूज़पेपर विल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टेंडर इन द प्रिस्क्राइब्ड रूल। जो भी नोटिस निकाला जाएगा उसको भी क्या बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल माना जाएगा किसका, टेंडर का। टाइम ऑफ द कंप्लीशन बता कि कब तक में क्या बोलते हैं काम कंप्लीट करना है। सबमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, द कॉन्ट्रैक्टर हुज टेंडर इज एक्सेप्टेड शैल विदिन 7 days ऑफ द इश्यू ऑफ द लिस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इन डुप्लीकेट ऑन पेमेंट ऑफ यूजुअल चार्जेस, ठीक है। तो सबमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्टर whose tender is accepted shall within 7 days of issue of the letter of acceptance by accepting authority obtain contract document in duplicate on payment of usual charges from the executive engineer। अब क्या है कि जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, यानी कि आपका टेंडर सिलेक्ट हो गया, तो टेंडर सिलेक्ट होने के बाद क्या है, जिस दिन टेंडर सिलेक्ट होगा उसके उस दिन या उसके अगले दिन डिपार्टमेंट या जो अथॉरिटी होगा वो आपको एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देगा कि हाँ भाई आपके नाम से, आपका कंपनी को या आपके नाम से क्या बोलती है टेंडर पास हो गया है, ठीक है ना। अब इस टेंडर के पास होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी है कि वो अगले 7 दिनों के अंदर 7 दिनों के अंदर में जाके जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या क्या बोलते जो भी इंजीनियर इंचार्ज है, तो उससे जाके जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसका डुप्लीकेट कॉपी ले ले, ठीक है ना। यानी जो भी जो डॉक्यूमेंट जो भर के देगा उसका डुप्लीकेट कॉपी ले ले, ठीक है। और उस पे फिर क्या है वो एक एग्रीमेंट साइन कर दे किसके साथ, उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं फॉर्म के साथ या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ, एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट प्रोड्यूसिंग द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ द फॉर्म, ठीक है। और वो क्या करेगा, पहले जाएगा जो भी आप टेंडर डॉक्यूमेंट जमा किए थे, ठीक है, टेंडर डॉक्यूमेंट जमा करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट कॉपी ले लेना है। कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी कैसे मिलेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पैसा देने के बाद घूस नहीं देना, उस डॉक्यूमेंट का ही चार्ज होता है। तो उस डॉक्यूमेंट का वो चार्ज जमा करने के बाद इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अपना कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट ले लेगा डुप्लीकेट वाला, और उसके बाद क्या करेगा अपना जो भी जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म वगैरह का अपनी कंपनी का या अपना जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड जो रखता है, और एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ बोलिए, गुड मॉर्निंग। हम तुमको एक काम करना, आधे घंटा में कॉल करना, क्लास में। तो सेल अगर वैसा अगर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, तो उसका क्या बोलते हैं, उसका टेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो जो भी पैसा था अर्नेस्ट मनी का वो क्या बोलते हैं जब्त कर लिया जाएगा।
अगर क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर अगर 7 दिनों के अंदर में जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से डॉक्यूमेंट नहीं लेता है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट फॉर्म में, और एग्रीमेंट नहीं करता है, तो क्या करेगा डिपार्टमेंट 7 दिन के बाद क्या करेगा, जो भी अर्नेस्ट मनी कॉन्ट्रैक्टर जमा किया था, ठीक है ना, वो सारा का सारा जब्त कर लेगा, यानी 45 कर लेगा, ठीक है ना। और 45 करने के बाद क्या दूसरे जो आदमी था उसके लिए फिर क्या बोलते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो उसका अंडरस्टैंडिंग डूब गया। अब पीरियड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द रेट कोटेड बाय द टेंडर, जो भी टेंडर है उसका अब जिसकी बहुत सारा सामान का रेट फ्लक्चुएट होता है, ठीक है ना, तो वो फ्लक्चुएट होने के केस में क्या बोलते हैं कितना दिन का वैलिडिटी है उस रेट का, उसके बारे में लिखा है। अ टेंडर शैल बी एलिजिबल टू विथड्रॉ हिज टेंडर ओनली इफ ही फेल्स टू रिसीव एक्सेप्टेंस और वर्क ऑर्डर विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द टेंडर, ठीक है ना। एक टेंडर क्या बोलते हैं किसी टेंडर को कब विड्रॉ कर सकता है, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टेंडर को कब विड्रॉ कर सकता है, अगर उसको डिपार्टमेंट से 90 दिनों के अंदर में, टेंडर खुलने के 90 दिनों के अंदर में उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या वर्क ऑर्डर नहीं मिलता, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहेगा तो अपना टेंडर को वापस ले सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इफ अ टेंडर विथड्रॉ हिज टेंडर विद इन दिस period of 90 days without giving justifiable reason for such withdrawal for the satisfaction of the authority accepting his security money as in clause 7 will be 45, ठीक है। अगर 90 दिनों के अंदर में कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई टेंडर जो हो, तो वो अगर क्या बोलते हैं वो अपना टेंडर को वापस लेने के लिए क्या बोलते हैं आप डिपार्टमेंट के पास जाओ टेंडर वापस लेना चाहे, और उसके लिए वो कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं दे पा रहा है कि हाँ वो टेंडर वापस क्यों ले रहा है और क्यों काम नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा डिपार्टमेंट जो भी सिक्योरिटी मनी था, ठीक है ना, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो सारा का सारा वो जब्त कर सकता है, ठीक है ना। कैनवेसिंग क्या होता है, कैनवेसिंग होता है कि क्या बोलते हैं प्रभाव डालना, ठीक है। कैनवेसिंग क्या है कि जैसे कि अपना है जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत सारे लोगों से प्रभाव डलवाते हैं, इन्फ्लुएंस डलवाते हैं या इस तरह का काम करते हैं, तो इस तरह का काम एकदम बिल्कुल मना है। अगर कोई अगर क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस लगवा रहा है या कोई क्या बोलते हैं पावर का इस्तेमाल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेने में, तो वैसा क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। Canvassing is connection with the tender is strictly prohibited and the tender submitted by the contractor who resort to the canvassing will be liable to summary rejection, ठीक है। जो भी आदमी क्या बोलते हैं बैकडोर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है या क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं उसका आपको हक दिया जाएगा, क्या उसका क्या बोलते हैं उसको हटा दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। अब कोटेशन ऑफ द रेट क्या होता है, for price item of the work a tender shall quote in figure as well as in the word, ठीक है। बता चुके हैं कि जो कि अगर आपका आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट में आपको रेट भी लिखना होगा हर एक आइटम का, प्लस साथ साथ में क्या लिखना पड़ेगा उसका अमाउंट भी लिखना पड़ेगा, यानी कि उसका दोनों फॉर्म में वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा और फिगर्स में भी लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ उसका रेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। With the said quotation it should be written in any of the form, ये अलग-अलग फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं I agree to carry out the work mentioned in the memorandum at per with the rate shown in the specified by rate, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट जैसे हम लोग लिखते हैं ना नीचे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट नीचे लिखते हैं कि हाँ I या we do hereby clearly inform that all the statement mentioned above are true to my knowledge, बहुत ज़्यादा हम लोग लिखते हैं डिक्लेरेशन करते हैं, सेम वैसे डिक्लेरेशन, ठीक है। Quotation of the rate for unpriced items above, the tender is to quote under the column of the rate in figure as well as in the word his rate against each item of the work as detailed with the schedule of the quantity of the work. Special care shall be taken to write the rate in figure as well as in the word, and the amount in the figure only in such a way that the interpolation is not possible, ठीक है। Amount for all items of the work at the end of each page of the schedule shall be total and carried over to the next page of the schedule, thus striking the total amount of the tender at the last page. The total amount shall be written both in the figure and in the word. While quoting the rate in the schedule of quantity, the word only shall be written closely following the amount, ठीक है। तो कैसे आपको रेट कोड करना है अनप्राइज्ड आइटम ऑफ द वर्क का। अनप्राइज्ड आइटम मतलब जिस आइटम का क्या बोलते हैं प्राइसिंग नहीं किया गया डिपार्टमेंट में, तो उसमें आपको रेट कैसे कोड करेगा। तो मान लीजिए बहुत सारा आइटम है जिसमें क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं जब आपको निकाला था शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी तो उसमें आपको रेट नहीं वर्कआउट किया, तो वो रेट आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो जिस चीज का आपको क्या बोलते हैं अनप्राइज्ड आइटम है, उस अनप्राइज्ड आइटम का आपको क्या करना है दोनों तरह से रेट लिखना है, फिगर में भी लिखना है और क्या बोलते हैं वर्ड्स में भी लिखना है। और उसको जब लिखते समय एक बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं इंटरपोलेशन, यानी एक दूसरे के ऊपर एक तो क्या बोलते हैं वर्ड्स नहीं आना चाहिए,
दूसरा कि उसका क्या बोलते हैं कोई और मीनिंग नहीं कर रहा है, तो ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। साथ साथ में क्या है कि हर एक पेज के नीचे में, यानी कि जैसे एक पेज है, एक पेज में अलग अलग ऐप आइटम का क्या बोलते हैं रेट लिखे हैं, फिगर बटन। एट द एंड ऑफ द पेज, यानी कि बॉटम पेज के वहां पर आपको क्या करना, जितना भी चीज ऊपर में लिखे हो सबका रेट को टोटल करना और नीचे जोड़ना, और दोनों फिगर, एक फिगर में भी लिखना टोटल अमाउंट को। जैसे मान लीजिए कि 1,05,000 है, तो 1,05,000 फिगर में भी होना चाहिए प्लस वर्ड में होना चाहिए 1,05,000 रुपीज ओनली, और ये ओनली होना चाहिए, 5,000 की जस्ट बगल में होना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है ये चीज। और अगर बाई द वे अगला पेज भी है, तो मान लीजिए 1,05,000 आगे जो अगला पेज हो फिर लिखना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड, सीएम या ब्रॉड फॉरवर्ड, और फिर 1,00,000 रुपया, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा फिर बाकी सारे आइटम, जैसे हम लोग अकाउंट्स में करते सेम वही चीज होगा। फिर साइनिंग ऑफ द टेंडर पेपर इन द event of tender being submitted by a firm, it must be signed by a member or member of the firm having legal authority to do. And if for legal document in support thereof must be produced for inspection, and in the same case of a firm carried by one member of the joint family, it must be disclosed that the firm is duly registered under the Indian Partnership Act. Certified copy of the legal document must be submitted by the tenderer whose tender is finally accepted, ठीक है। तो साइनिंग कौन करेगा टेंडर पेपर का, तो जो भी साइनिंग है एक तो डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, जो भी इंजीनियर इंचार्ज होगा, चीफ इंजीनियर होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, या जो भी डॉक्यूमेंट साइन, जो भी टेंडर साइनिंग अथॉरिटी है वो रहेगा, एक विटनेस रहेगा। साथ साथ में जो भी टेंडर पेपर को कौन साइन करेगा, टेंडर पेपर को साइन करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए उसके पास एक लीगल अथॉरिटी होना चाहिए। अब एलएनटी एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल एलएनटी बहुत बड़ी कंपनी, तो एलएनटी हर एक स्टेट के लिए कुछ लोगों को या पूरे पूरे एलएनटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका एक पर्टिकुलर पोजीशन रहता है, वो किस चीज के रहता है, वो रहता है सिर्फ ये डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, उनके पास लीगल अथॉरिटी रहता है कि हाँ वो डॉक्यूमेंट जाके साइन कर सकता है। अब एलएनटी का चपरासी होकर क्या बोलते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट को साइन नहीं ना कर देगा, क्योंकि अगर वो कर भी देता है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट बोले एलएनटी बोला वही तुम्हें चपरासी ये कैसे जाके साइन कर सकता। तो एलएनटी ने डॉक्यूमेंट, एलएनटी को अगर प्रोजेक्ट साइन करना है या किसी टेंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए उसके पास भी कुछ लीगल अथॉरिटी वाले आदमी होते हैं, जैसे कि उसका कोई इंजीनियर होगा, कोई उसका अपना कोई पोस्ट वाला आदमी होगा जो कि क्या करेगा जाके, उसका चीफ इंजीनियर रहेगा, तो वो जाके क्या होते हैं डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, हर कोई साइन नहीं कर सकता। तो जो भी आदमी साइन करेगा उसको दिखाना पड़ेगा हाँ अगर हम इस फॉर्म के थ्रू हैं या हम इस फॉर्म से हैं, तो ये फॉर्म हमको क्या बोलते हैं मैंडेट करता है, ये फॉर्म हमको क्या बोलते हैं पावर दे रहा है कि क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, ये दिखाना पड़ेगा उसको। अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर एक छोटा सा क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनी है या दो क्या बोलते हैं एक छोटा सा दो चार आदमियों का समूह, तो उन समूह में भी क्या वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये चार लोगों को मिलकर पावर दिया है कि हाँ हम अपने में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग for priced item of the work, the state quotation in the exact wording of any one of the form is listed in the clause must be written in the page to by the PJT. अब साइट इंस्पेक्शन बिफोर द सबमिशन ऑफ द टेंडर, ठीक है ना, ये हमेशा कहा जाता है कोई भी डिपार्टमेंट टेंडर फ्लोट करता है, देखिए पहले बोलता है कि जो भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले टेंडर जो भरने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो जाके साइट पहले देख ले, अगर माई मटेरियल सप्लाई करना तो उसके लिए साइट देख ले, काम करना तो उसके लिए साइट को देख ले, तो जो भी काम करने के पहले आता है साइट करने के लिए आपको साइट का प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाए, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आप टेंडर भर दिया साइट देखे नहीं, बाद में आप जाके काम करने के देखे कह रहे यहाँ की ये प्रॉब्लम, फिर बाद में डिपार्टमेंट आपका नहीं सुनेगा। तो डिपार्टमेंट आपको पहले ही बोल देता है काम करने के पहले जाइए जाके साइट को देख लीजिए, जहाँ आपको मटेरियल सप्लाई करना है, जहाँ आपको काम करना है, जो भी कुछ करना है पहले जाके साइट से आप हो जाइए, वहाँ का आप परिस्थिति जान लीजिए, उसी हिसाब से आप रेट कोट कीजिए और उसी हिसाब से आप टेंडर को जमा कीजिए, ठीक है। ये कीजिए, टेंडर भरने के बाद अगर आप बोलिए कि हाँ हम ये चीज नहीं जानते तो वो चीज नहीं जानते, डिपार्टमेंट नहीं सुनेगा चीज को, आपको फाइन मार देगा। नियर रिलेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर shall not be permitted to tender for work in a circle of superintending engineer in which he or her relative is posted as limited accountant or as an officer in any of his capacity between the grade of the chief engineer to assistant engineer. He shall also indicate the name of the person who are working with him in any capacity or employed by him who are near relative to any gazetted officer in the department, ठीक है।
अब बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसकी क्या बोलते हैं जान पहचान नहीं है, उसके परिवार भी बहुत है, ट्रेनिंग इंजीनियर रहते हैं, चीफ इंजीनियर रहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। तो अगर ऐसा कोई भी है तो ऐसा आदमी को क्या बोलते हैं टेंडर भरने के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो टेंडर जो भी भर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ये अब देखिए ये बाई बुक है और ऐसा होता बहुत कम ही है, ठीक है। तो बाई बुक है तो बाई बुक की प्रॉब्लम करते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो। हाँ 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 बोलो। रिलेटिव हो, चलो तुम्हें बात मान मान लो कि तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे भैया हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारे बड़े भैया चीफ इंजीनियर है और तुम क्या बोलते हो कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है ना। और वही क्या बोलते हैं हम भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम दोनों जाके क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में भरेंगे, तुम्हारे भैया डिसाइडिंग अथॉरिटी है, तुम्हारे भैया इंफ्लुएंशियल अथॉरिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट किसको दिलवाएंगे, तुमको दिलवाएंगे हमको दिलवाएंगे, बताओ। बोले दिलवा सकते हैं, जो क्लोज हो उसी को दिलवाएंगे, जो क्लोज हो उसी को दिलवाएंगे। तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। कि जो चीज क्या बोलते हैं, अब हर कोई जानता है कि अगर मान लो कि चीफ इंजीनियर की जान पहचान का आदमी है, उसके परिवार में है, और या असिस्टेंट इंजीनियर के है या ट्रेनिंग इंजीनियर के, वो क्यों चाहेगा किसी और को मिले, वो तो चाहेगा नहीं कि परिवार का आदमी को मिले। तो उस चीज को प्रोहिबिट करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए क्या बोलते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव है जो जो कि जो कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है या चीफ इंजीनियर है या कोई गेजेटेड पोस्ट पे, तो अगर वैसा कोई आदमी है कॉन्ट्रैक्टर का जान पहचान का, तो उसको बताना पड़ेगा कि नहीं हाँ भाई मेरे अगर जान पहचान ये लोग हैं, इतने लोग गेजेटेड ऑफिसर में है। अगर वो नहीं बताता बाद में पता चल जाएगा तो भी क्या बोलते हैं उस पर भारी विपत्ति गिर सकता है, ठीक है ना। इस चीज को बताया जाता है, ठीक है, कि हाँ मेरे अंडर में ये लोग है। पर ऐसा होता बहुत कम है, तुम भी जानते हम भी जानते हैं, पर बहुत जगह फॉलो भी होता है जहाँ पर क्या बोलते हैं चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पर बहुत चीजें क्या बोलते हैं साफ गोई से रखा जाता है, वहाँ पर लोगों को बताना पड़ता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ता है कि हाँ भाई मेरे अंडर में ये लोग हैं, मेरे जान पहचान ये लोग हैं, तो उस हिसाब से काम होता है। Exempting from payment of the earnest money, ठीक है ना। A tender who holds the requisite fixed security with the department will not however be required to pay the earnest money. In such case, the tender must clearly state in the memorandum of page 2 of the tender form that he holds such a fixed security, ठीक है ना। मान लो कि कोई टेंडर है जिसके पास कुछ फिक्स सिक्योरिटी है विद द डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंट के पास जैसे कि मान लो कि तुम हो या कोई XYZ कोई टेंडर है जो कि टेंडर का फॉर्म भरा, तो उसका कुछ पैसा डिपार्टमेंट के पास पहले से जमा है, ठीक है ना, अर्नेस्ट मनी के लिए। उसका कुछ पैसा डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी जमा है, यानी कि रेलवे के पास कुछ पैसा जमा है किसी कॉन्ट्रैक्टर का। तो अगर उसके पास 50,000 रुपए के आसपास अगर कुछ जमा है डिपार्टमेंट के पास, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जमा नहीं कर, उसको क्या बोलते हैं वापस क्या बोलते हैं अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करना पड़ेगा। बस उसको जो टेंडर का जो डॉक्यूमेंट है, टेंडर जो फॉर्म है, टेंडर फॉर्म पे जो उसके पेज नंबर 2 पे लिख देना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा इस डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा जमा है, ठीक है ना, फिक्स सिक्योरिटी उसको लिखना पड़ेगा, उसको जमा नहीं करना पड़ेगा। Submission list of the work in hand. The contractor shall submit the list of work are in hand progress during the particular. किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास अभी तत्काल में वो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, ठीक है ना, तो सारा का उसको क्या बोलते हैं डिटेल देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, यानी कि कहाँ काम कर रहा है, नेम ऑफ द वर्क किस तरह का काम है, काम का नाम, नेम एंड द पर्टिकुलर कहाँ पर किस डिवीजन में काम कर रहा है, कितने काम कर रहा है, क्या कितना पोर्शन ऑफ द काम को कंप्लीट कर, ये सारा का सारा डिटेल देना पड़ेगा जब वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता है, कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, तो उसके पहले उसको देना पड़ता है कि हाँ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने अमाउंट का काम कर रहे हैं, इतना काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। सबमिशन ऑफ द टेंडर, कंप्लीट टेंडर डॉक्यूमेंट आर टू बी प्लेस्ड इन अ कवर एंड ड्यूली सील्ड superscribing on the cover the name of the work and the name and the address of the tender. The sealed cover containing the tender document is to be submitted within the specified date and time, and this shall be done by inserting the same in the tender box. अब क्या होता है कि टेंडर को जमा किया गया, जितना भी टेंडर डॉक्यूमेंट है जो लेके आया था कॉन्ट्रैक्टर, उन सबको बढ़िया से भर देगा, ठीक है। भरने के बाद
सारा चीज को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को भरने के बाद एक लिफाफा लेगा, उस लिफाफे में उसको डालेगा, उसको बढ़िया से ऊपर में सील करेगा, बढ़िया से सील करेगा लिफाफा को। लिफाफे को सील करने के बाद लिफाफे को जो ऊपर का जो होता है उसके ऊपर लिख देगा कि क्या काम है, यानी नेम ऑफ द वर्क लिख देगा। नेम ऑफ द वर्क लिखने के बाद जो डिपार्टमेंट है उसका एड्रेस लिख देगा और उसको ले जाके डिपार्टमेंट में एक टेंडर बॉक्स होता है, उस टेंडर बॉक्स में डाल देगा। ठीक है, list of the machinery. The tender shall furnish along with the tender a list of machinery including road rollers, tools, plant that he possesses and which he will utilize in the work. जो भी टेंडर है या कॉन्ट्रैक्टर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक लिस्ट ऑफ मशीनरी देना पड़ेगा कि क्या क्या है, कौन कौन सा है, जैसे क्या कितना पेन है, कितना कितना कैपेसिटी का है, और बाकी सारा सामान जो लगता उसका काम के लिए लगेगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर अर्थवर्क करना है यानी मट्टी खोदना है या मट्टी फिलिंग करना है तो उसमें उसको जेसीबी लगेगा, उसमें फिर ट्रैक्टर लगेगा, ट्रॉली लगेगा, इसको लिखना पड़ेगा इतना चीज है। ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ द टेंडर क्या है, टेंडर विल बी ओपन इन पब्लिक एट ऑन इन द ऑफिस एंड द डेट विल बी रीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द टेंडर or the authorized representative are at present, but if they fail to attend during opening of the tender on the scheduled time and date will be opened in their absence and no subsequent objection will be detained under any circumstances. जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट आता है, जब उसका नोटिस निकलता है तो नोटिस के ही में लिखा रहता है कि टेंडर कब खुलने वाला है। ठीक है ना, और टेंडर डॉक्यूमेंट भी लिखा रहता है कि कब क्या बोलते हैं टेंडर खुलने वाला। तो जिस दिन टेंडर खुलेगा तो टेंडर कैसे खुलता है, टेंडर पब्लिक में खुलता है। जैसे आप गंगा जो मूवी देखे होंगे या बहुत सारा देखे होंगे, ये बिहार के रिलेटेड मूवी रहता है, इस एरिया का मूवी रहता है, तो देखते नहीं कि टेंडर कैसे खुलता है। एक तो क्या बोलते हैं, टेंट लगा लेता है डिपार्टमेंट के बाहर ऑफिस में, कुर्सी पे लगा के इंजीनियर लोग बैठ जाता है या जो भी अथॉरिटी लोग वो बैठ जाता है और टेंडर खोल खोल के पढ़ते रहता है। ठीक है, तो वैसे ही टेंडर खुलता है, पब्लिक में खुलता है, जितना भी कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो आता है, बैठता है, टेबल लगा रहता है, टेबल लगा रहता है किसी में, और एक तरफ क्या बोलते हैं अथॉरिटी रहता है, वो लोग बोलते रहता है हाँ ये पर्टिकुलर टेंडर खुला, इस टेंडर में क्या बोलते हैं ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर साहब है, ये कितने लाख रुपया कोटेशन दिए, ये इतना लाख रुपया कोटेशन दिए, इतना लाख रुपया कोटेशन, तो जो भी चीज़ वो पब्लिक में रहता है। ठीक है ना, तो और जब टेंडर एक्सेप्ट होता है तो कोई ये नहीं कर सकता है कि हाँ भाई हमको कौन लिया है, उसके लिए प्रॉपर रीजन होता है। अब बाई द वे मान लो कि टेंडर खुलने के समय में कोई बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर या कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था वहाँ पर, ठीक है ना, जो टेंडर भरा था, तो अगर वो बात आके बोलेगा सर हमको टेंडर काहे नहीं मिला, हम तो उसके लिए उसका कोई नहीं है, तो अगर टेंडर रिजेक्ट हो गया बाद में वो किसी तरह टेंडर खुला तो आप क्यों नहीं आए थे, सिंपल सी बात, अगर टेंडर खुला है आप नहीं आए तो आपका डिपार्टमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर विल रेस्ट विद द, एक्सेप्टेंस टेंडर का किसके पास रेस्ट करता है, who does not bind himself to accept the lowest tender and reserve the right to reject at any other tender without assigning any reason thereof। ठीक है ना, टेंडर एक्सेप्ट कौन करता है, अब देखो जैसे कि जो भी आदमी टेंडर को एक्सेप्ट करने वाला है, जो भी अथॉरिटी जो टेंडर को एक्सेप्ट करने वाला है, उसके पास ये अथॉरिटी है या उसके पास ये पावर है कि उसको ये कोई कंपल्सरी नहीं कि हाँ जो सबसे कम रेट वाला हो उसको वही सिलेक्ट करना, उसके ऊपर ये कोई चीज तो वो नहीं है, वो ये राइट रखता है कि हाँ अगर कम वाला है और देख रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर सकता, ये जो रेट लिखा है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जाए, बाद में ये इस चीज को क्या बोलते हैं काम को बढ़िया से नहीं उसका रिजेक्ट कर सकता, तो जो भी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रहता है उसके पास क्या बोलती है ये राइट रहता है कि वो जुडिशियसली देखे, यानी वो सोच विचार करते हैं कि हाँ किसको हमको कॉन्ट्रैक्ट देना, ये जरूरी नहीं कि कम है उसी को देना, वो किसी को भी दे सकता है, पर हाँ उसके पास इतना होना अपना क्या बोलते हैं बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना, उसको वही लगा के उसको टेंडर को एक्सेप्ट करना है। जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वो ये भी राइट रखता है कि मान लो कि अगर कोई एक काम के लिए टेंडर निकाला गया तो वो चाहे तो एक को भी दे सकता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को भी दे सकता है, या दो तीन एक काम को दो तीन कॉन्ट्रैक्टर में बांट के दे सकता है, ये इसके पास राइट रहता है। ठीक है ना, रेट टू इंक्लूड all taxes, ठीक है ना, the rate quoted should be complete for the completed item of the work and inclusive of the state tax, optional royalty and all other central and local tax existing that will be imposed in the future। जो भी आइटम था हर एक आइटम में जो भी काम के लिए आपको निकाला गया था कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको निकाला गया था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी आइटम का जो रेट वगैरह लिखे वो सारे के सारे आइटम्स में आपका जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज सब चीज लगा होना चाहिए। ठीक है ना, सारा टैक्स आपको जोड़ के आपको रेट को कोट करना है।
बुक ऑफ रेफरेंस क्या होगा? एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफाइड स्टेटेड अदरवाइज इन दीज इंस्ट्रक्शन special condition of contract attached here the current department schedule and the specification involved at the time of the tender shall govern the work and shall be binding on the contractor. बुक ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बुक ऑफ रेफरेंस होता है कि जैसे कि पब्लिक आपको अगर बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मेन गाइड काम करेगा ना वो क्या काम करेगा? वो बिल्डिंग बायलॉज काम करेगा। रोड बनाने के लिए क्या काम करेगा? मान लीजिए बिटुमिनस का रोड बनाना, तो बिटुमिनस के रोड बनाने के लिए आपका जो बुक ऑफ रेफरेंस रहेगा या जो जिस चीज से आपको रेफर करना है वो क्या होगा? वो मोड्स का जो ऑरेंज बुक होता है वो रहेगा, प्लस साथ साथ में क्या है, जो भी आप फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे हैं, चाहे रूरल रोड बना रहे हैं चाहे अर्बन रोड बना रहे हैं, तो या एक्सप्रेसवे या हाईवे बना रहे हैं, तो उसमें आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो कोड होता है IRC 37 वो देखना पड़ेगा, मोड का स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा। ये आपका एज रेफरेंस काम करेगा, यानी इस काम को करने के लिए उस पर्टिकुलर वर्क के रिलेटेड जो जो गाइड्स है वो गाइड ही आपका काम करेगा बुक ऑफ रेफरेंस के लिए। ठीक है। सोर्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। सोर्स और स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए मटेरियल का? द मटेरियल टू बी सप्लाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टर शैल कंफर्म टू द डिपार्टमेंटल स्टैंडर्ड कंडीशन एंड स्पेसिफिकेशन। If called upon, the tender shall state the actual source of the supply of any material to be supplied by him and submit samples of the brick, ballast, stone chip and timber etc. for approval of the union in charge of the work. During the execution of the work, all material brought to the site by the contractor must be offered by passing the union in charge or his representative before being used in the work. ठीक है। जो भी सोर्स होगा स्पेसिफिकेशन होगा मटेरियल, मान लीजिए कि आपको किसी भी काम में आपको ब्रिक्स लग रहा है, बैलेंस लग रहा है, टाइल्स लग रहा है, पेंट लग रहा है या आपको स्टील लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, ये जितना भी मटेरियल है ना, ये सारा मटेरियल को क्या है, ये सारा मटेरियल का जो सोर्स है वो कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ेगा। साथ साथ में कॉन्ट्रैक्टर को जो उसका जो टेस्टिंग रिपोर्ट है ये भी दिखाना पड़ेगा। साथ साथ में उसको कुछ सैंपल्स देने भी पड़ेंगे इंजीनियर इंचार्ज को, कि इंजीनियर इंचार्ज चाहे तो उस मटेरियल का रैंडमली वो क्या बोलते हैं, और इंजीनियर इंचार्ज चाहे तो रैंडमली वहां से सिलेक्ट करके कुछ भी मटेरियल को किसी लैब में भेज के टेस्टिंग करवा सकता है। ठीक है ना। जो भी साइट पे काम होना है, ठीक है ना, मटेरियल को लगाने के पहले, काम में इस्तेमाल करने के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको उस मटेरियल को इंजीनियर इंचार्ज से पास करवाना पड़ेगा और साइट पे लाना पड़ेगा। और या तो इंजीनियर इंचार्ज अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव रखेगा, उस रिप्रेजेंटेटिव से पास करवाने के बाद ही वो इस्तेमाल करता है। ठीक है। अगर चेंज ऑफ एड्रेस, अगर टेंडर का जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का अगर कोई एड्रेस में परिवर्तन होता है, तो अगर एड्रेस में अगर कॉन्ट्रैक्टर का परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपने इस चीज को बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि हाँ सर मेरा एड्रेस चेंज हो गया, परमानेंट एड्रेस या ऑफिस का एड्रेस अब यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है ना। Commencement of the work, the contractor shall have to start the work within the 10 days from the date of the issue of the work order to commence the work. जिस दिन आपको वर्क ऑर्डर मिल गया है, यानी डिपार्टमेंट से आपको काम करने की परमिशन, वर्क ऑर्डर क्या होता है? वर्क ऑर्डर एक तरह से रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन आपको क्या बोलते हैं, ऑर्डर आता है जिसमें डिपार्टमेंट लिख के दे देता है कि हाँ भाई हम इस फलाने कॉन्ट्रैक्टर को ये परमिट करते हैं कि जाके साइट पे काम करे। तो साइट पे काम करने का परमिशन मिलने के 10 दिन के अंदर में कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू कर देना होगा। 10 दिन में काम नहीं शुरू होगा तो उसके लिए विपत्ति आ सकता है। फिर पार्ट रिकवरी ऑफ द इनकम टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स एट 2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑल बिल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 194 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ द। ठीक है। जितना भी बिल रहेगा, मान लीजिए कि अलग अलग जो बिल बनता है, अलग अलग बिल में से हर एक बिल में से 2% के हिसाब से इनकम टैक्स काट दिया जाएगा। ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट ही काट देगा। टाइम लिमिट फॉर द टेंडर नोटिस। ठीक है। Since advertisement are sent to the press through the publicity organization and they also take some time in actually sending the advertisement to the newspaper and press also require some time to display the same. It is essential that the margin between the date of call of the tender and the date of the opening tender shall be fixed so that the contractor gets a clear notice for the period as mentioned below to the calculate his competitive rate. ठीक है ना। जो टाइम लिमिट होगा टेंडर नोटिस, अब देखो टेंडर को डिपार्टमेंट से निकलने में, डिपार्टमेंट से निकल के प्रेस में जाने में, प्रेस में जाने का प्रेस में छपने में, इन सब में समय लगता है। और देखते हो हमारे क्या होता है, स्थिति रहता है कि डेट वगैरह होते रहता है। तो इस सब चीज को देख के डिपार्टमेंट को एक सेंस रखना पड़ता है कि हाँ जो टेंडर का जमा करने का लास्ट डेट और टेंडर खोलने का डेट उसके बीच में इतना मार्जिन होना चाहिए कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना दिमाग लगा के अपने सही से सोच विचार करके कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट को भर सके। तो इतना समय देना पड़ता है। ठीक है।
द फॉलोइंग टाइम लिमिट दिया गया है, अलग अलग सीपीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग तरह का टाइम लिमिट दिया गया है, देख सकते हो। ग्लोबल टेंडर क्या होता है, हम बता चुके थे कि बड़े स्पेशलाइज्ड काम के लिए या डिजाइन और मैन्युफैक्चर के लिए ग्लोबल टेंडर कंपनी को कभी कभी इन्वाइट किया जाता है, उसमें ग्लोबल टेंडर नोटिस लिखा रहता है, ठीक है। ये कहाँ से भेजा जाता है, ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो होते हैं विदेशी न्यूज़पेपर, उससे साथ में जो एनालिसिस होता है उसके साथ भेजा जाता है। सेल ऑफ द टेंडर पेपर क्या है, टेंडर पेपर आर शोड ओनली टू द एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द अप्रोप्रिएट क्लास। ये बता चुके हैं कि जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट है, टेंडर का जो पेपर है, वो हर किसी को नहीं भेजा जाता है, उसका एक कॉस्ट रहता है, वो लिया जाता है, ठीक है। किसके लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर का डॉक्यूमेंट लेगा उसको पहले दिखाना पड़ेगा कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट लेने के लायक है या नहीं, या वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं, ये दिखाना पड़ता है। A submission of the tender and the deposit of the earnest money. According to the direction obtained in the notified tender, the contractor are required to submit their tender on or before the date, ठीक है ना। ये बता चुके हैं कि जो भी तारीख तय किया गया है उस तारीख के पहले क्या बोलते हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट को जमा कर दिया जाना पड़ेगा, साइन करके और विटनेस का साइन करवा के जमा करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर दैट ये और पहले उसकी क्या है, उसको अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ता है। अर्नेस्ट मनी कितना होता है, 2.5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू द टेंडर, ठीक है। 10%, 7%, 7.5%, 5% क्या था, वो था आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपको अर्नेस्ट मनी कितना होता है, अर्नेस्ट मनी 2 से 2.5% के केस में होता है, 2 से लेकर 2.5% मैक्सिमम है, पर 2% क्या, 2 से 1.5 से 2% के बीच में रहता है, ठीक है। ये अर्नेस्ट मनी क्या है, अर्नेस्ट मनी टेम्पररी मनी है, इसको जमा किया जाता है जब टेंडर डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। ओपनिंग ऑफ द टेंडर क्या होता है, बता चुके हैं कि सबके सामने खोला जाता है। सील टेंडर सीसी आर टू बी ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड द रिप्रेजेंटेटिव, इसे बता चुके हैं, ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर आपका परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लमसम रेट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ परसेंटेज रेट एंड लमसम टेंडर आर मेड आउट बाय द ऑफिसर ओपनिंग द टेंडर इन फॉर्म PWD of 13 himself, ठीक है। It contains information regarding the name of the contract, date of the receipt of the tender, percentage above or below the rate entered in the tender document, amount in the case of the lump sum tender, the recommendation or order regarding acceptance or the rejection of the tender is recorded on it, ठीक है। Comparative statement का मतलब comparative statement एक तरह का आपको टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबुलर फॉर्म में क्या लिखा रहता है, उस टेबुलर फॉर्म ये एक तरह का PWD का फॉर्म नंबर 13 रहता है, उस फॉर्म नंबर 13 में आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसमें क्या क्या लिखा रहता है, तो उसमें लिखा रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम, किस दिन वो जमा किया है टेंडर का, कितने परसेंट ऊपर में या कितने परसेंट नीचे में वो काम कर रहा है टेंडर डॉक्यूमेंट के, वो लिखा रहता है। या अगर लमसम अमाउंट है तो लमसम अमाउंट लिखा रहता है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका रीजन, ठीक है, सब चीज लिखा रहता है उसके अंदर, ठीक है। उसका कंपैरेटिव, फिर ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट भेज दिया जाता है ऊपर के अथॉरिटी को, ऊपर का अथॉरिटी इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को देख के अपने हिसाब से डिसीजन लेता है और फिर उस पर्टिकुलर टेंडर को सिलेक्ट करता है, ठीक है। What is informal tender? A tender is said to be informal. एक टेंडर को informal कब कहेंगे, किसी भी टेंडर को informal कब कहेंगे, where it is not submitted in the form sold by the department or by the due date and time notified to PWD form 6, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं कोई टेंडर, ठीक है ना, अगर जमा नहीं किया गया है, कैसे, जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो फॉर्म भेजा गया उस पर जमा नहीं किया गया है, या उसको टाइम जो भी समय सीमा तो समय सीमा के अंदर में जमा नहीं किया गया, तो वो क्या बन जाता है, वो इनफॉर्मल टेंडर बन जाता है। When it is not supported by the requisite earnest money, अगर earnest money नहीं जमा किया गया है तभी वो टेंडर क्या इनफॉर्मल टेंडर बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी क्या बोलते हैं टेंडर जमा किया, टेंडर जमा करने के बाद अर्नेस्ट मनी जमा नहीं किया, तो अर्नेस्ट मनी अगर जमा नहीं किया और टेंडर ऐसे जमा करे तो वो टेंडर इनफॉर्मल हो जाएगा, इनफॉर्मल टेंडर रिजेक्ट हो जाता है। इन द सेंट्रल PWD वर्क the recognized form of earnest money deposit is by cash, treasury challan or deposit at call receipt of the scheduled bank guaranteed by the Reserve Bank of India। PWD अलग-अलग तरीके से earnest money जमा करता है, कैसे, कैश, ट्रेजरी चालान, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, इस तरीके से वो अर्नेस्ट मनी को लेता है। चेक ऑन बैंक टेंडर एज अर्नेस्ट मनी, चेक वगैरह को नहीं देता, ठीक है ना, PWD देता। When the tender is not properly filled or signed by the contractor or his authorized representative holding power of attorney or and witnessed by the third party, जब कोई अगर टेंडर को अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर साइन नहीं किया है या बढ़िया से जमा नहीं किया है या उसमें विटनेस नहीं है, तो अगर वैसा अगर है कि अगर आपका साइन भी नहीं है या आप फॉर्म गलती सही से नहीं भरे हैं या उसमें विटनेस का हस्ताक्षर नहीं है, तो वो क्या है, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो इनफॉर्मल टेंडर बन जाएगा, ठीक है। जब कोई टेंडर
when the tender is qualified or is made conditional by the way of adding indefinite and uncertain liability of unusual characters to it or by infringement of the standard rule and order of the government and local body। ठीक है ना। किसी टेंडर में अगर क्या बोलते हैं असंगत क्या बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन डाला गया है या बहुत तरह के लाइबिलिटीज को डाल दिया गया है, तो उस केस में क्या बोलते हैं वो जो डॉक्यूमेंट है या वो जो टेंडर है या वो जो टेंडर है वो कुछ आपको क्या बोलते हैं जो रूल है रूल का उल्लंघन कर रहा है या गवर्नमेंट या लोकल बॉडी के रूल का उल्लंघन कर रहा है, तो उस केस में भी वो इनफॉर्मल टेंडर बन जाता है। ठीक है ना। तो ये जितना भी ऊपर में चारों तरफ बताना है, अगर ये इसमें से किसी भी तरह का डिफेक्ट मिलता है किसी टेंडर में तो वो टेंडर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। अब अनबैलेंस टेंडर क्या है? अनबैलेंस टेंडर हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है। अनबैलेंस टेंडर हम लोग कल देखेंगे। सब चीजें पहले बता चुके थे, फिर दोबारा क्लास रिवाइज करवाएंगे तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब कल हम लोग एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर, अर्नेस्ट मनी, ये सब चीज को देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को देख लेंगे, कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को देख लेंगे। ठीक है। कल आप लोग मॉर्निंग में, कल आप लोग 9 बजे आ जाइएगा, लिंक के लिए भेज देते हैं, कॉलेज में भेज देंगे लिंक को या कल मॉर्निंग में ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है। और सुनिए